बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी महाज पर मुतहरिक हो चुका है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और आलमी शख्सियात से मुलाकातों में मसरूफ़ है। कश्मीर, फ़लस्तीन और भारत और इसराइल की जारहाना पॉलिसी पर पाकिस्तान की आवाज़ आलमी सतह पर इस वक्त गूंज रही है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह अंदाज में मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म की कॉपी करार दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि IR एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं कि सर, फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो वफ़द ने आलमी दौरा किया है वो कितना मौसर साबित हो सकता है कश्मीर, खुसूसी तौर पर कश्मीर के इशू के ऊपर। शाहरुख, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दौरा पहले ही बड़ा इफेक्टिव रहा है इफ वी कंपेयर इट विद जो सफारतकारी है भारत की सफारतकारी का तो आलम यह है कि आपने देखा किसी रियासती सरबराह ने मिलने से इनकार किया। यहाँ तक कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इनकार कर दिया था, जिसपे शशि थरूर ने कहा था कि उनकी तो क्लास ही नहीं है। इसके अलावा किसी भी हुकूमती सरबराह, एक तो रियासती सरबराह हैं जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, हुकूमती सरबराह जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अलाए हैं भारत के और क्वाड के मेंबर हैं, उन्होंने भी मुलाकात का टाइम नहीं दिया। फिर भारत अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाता है, लेकिन किसी जमहूरी इदारे ने यानी किसी पार्लियामेंट ने दुनिया के उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान को देखते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो डेलीगेशन गया है, उनकी मुलाकात सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो OIC ग्रुप है उनके साथ मुलाकात हुई, फ्रांस के सफीर के साथ मुलाकात हुई, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन उनके साथ मुलाकात हुई, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, जो नॉन स्टेट मेंबर्स हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। तो काफी अच्छी मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है भरपूर कि हम बातचीत के जरिए से कश्मीर का मसला, पानी का मसला और बाकी मसाइल को हल करना चाहते हैं। और भारत का जो ये जिंगोइज्म है, मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, इससे दुनिया को खतरा ला के और फिर जिस अंदाज से उन्होंने आज डिपिक्ट किया मोदी को, बिल्कुल सही डिपिक्ट किया कि ये डीटो कॉपी हैं और छोटी कॉपी हैं नेतन्याहू की। और मैं तो ये पहले से कहता हूं कि जो भारत का जो मुद्दतवा का नजरिया है, जो हिंदुत्वा की लेटेस्ट फॉर्म है, उसमें आपको मिलेगा नाजिज्म का भी फ्लेवर और फिर जायनिज्म का फ्लेवर भी मिलता है, और नेतन्याहू की पॉलिसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मसला यह है कि नेतन्याहू के पीछे तो अमेरिका और वेस्ट खड़ा है, लेकिन क्या मोदी इंडिया के पीछे वेस्ट और अमेरिका खड़ा होगा? उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि G7 के अंदर उनको मदऊ ही नहीं किया, जिससे अंदाजा होता है कि वो इंडिया को खातिर में नहीं लाना चाहते। जी अच्छा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, मेरा भी सवाल यही था। इंट्रो में भी मैंने ये फरमाया कि बिलावल भुट्टो का मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म की कॉपी जो है वो करार देना पाकिस्तान की एक नई सफारती पॉलिसी का ये इशारा हो सकता है कि इस तरीके से ये जो कॉपी करार दी गई है। नहीं, वो कॉपी तो है ना। देखें, भारत का जो बिहेवियर है ना, उसको मैं कहता हूं 3D फार्मूला। 3D फार्मूला का मतलब यह है कि 3 डोमेस्टिक फैक्टर्स, जिसके अंदर उनका नजरिया है मुद्दतवा का, जिसके अंदर टिंच ऑफ नाजिज्म और टिंच ऑफ जायनिज्म। वहां पे हिटलर की किताब माय स्ट्रगल और यहाँ पे जो जायनिस्ट बुक है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जिसमें किसी भी इंसान को इंसान नहीं जानवर समझा गया है सवाए यहूदियों के, और वो अफजल है कि उनकी हुकूमत हो, और वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, ये अखंड भारत की बात करते हैं। तो वो टिंच आपको इसके अंदर मिलता है। तो ये भारत असल में उनको कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की है। यही जिस तरह से नस्ल कुशी के का अटेम्प्ट है, अपर्साइड पॉलिसीज हैं और जेनोसाइडल जो मैयत लिए हैं इसराइल ने गजा के केस के अंदर और वेस्ट बैंक के केस के अंदर, मोदी ने एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की है कश्मीर के अंदर। लेकिन आप देखना ये ना कि इसराइल तो एक छोटी पावर है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास ग्लोबल नॉर्थ की सपोर्ट है। मोदी के पास तो ग्लोबल नॉर्थ की सपोर्ट नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर इतनी आजादी की तहरीकें चल रही हैं, और फिर जिस तरह से माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया गया है,
अब ये वो माइनॉरिटीज हैं जो बड़ी माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुसलमान जो हैं वो 20 करोड़ से जायद हैं वहां पे। इसी तरह सिख जो है पूरे पंजाब के अंदर उनकी मेजॉरिटी बनती है, और पंजाब जो है फूड बास्केट है पूरा इंडिया के लिए। तो ये मामला इस तरह का इजराइल के अंदर मौजूद नहीं है कि जहां पे इतनी बड़ी माइनॉरिटीज मौजूद हों या उनका इतना बड़ा इलाका हो जहां पे आजादी की तहरीकें चलती हों। तो उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं है। और फिर इसके अलावा फ्रेंकली स्पीकिंग, आप इजराइल की पॉलिसी और नेतन्याहू की पॉलिसी को फॉलो करें, नेतन्याहू की तो कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है विद इन द कंट्री। जो अपोजिशन है वो दिन ब दिन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी जो नेतन्याहू की उस पर सवालिया निशान उठता है। और मगरिब इस वक्त चिढ़ गया है, मगरिब यानी खुद तंग आ गया है कि जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बीबीसी में जो यूके की इजरायली फॉरेन मिनिस्टर है उसकी अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई है। उसके अलावा जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर इहोद हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये जंगी जराइम है। और फिर फ्रांस का और ब्रिटेन का और कनाडा का ये ऐलान करना कि हम ट्रेड जो है मजीद नेगोशिएशन इजराइल के साथ नहीं लगाएंगे, और कुछ वेस्टर्न ममालिक का ये कहना कि वो किसी भी किस्म की ट्रेड डील जो है वो खत्म करते हैं इजराइल के साथ। तो उसके ऊपर तो लेजिटिमेसी का सवाल है। तो भारत के ऊपर भी अब वो सवाल उठ गया है। जिस तरह से इजराइल पेनिट्रेट करके इंटरवेंशन करके स्पाइनेज एक्टिविटीज के जरिए ईरानी जो मेहमान थे या उनके सरबराह थे या उनके साइंटिस्ट थे उनको टारगेट किया, तो भारत ने भी एग्जैक्टली आपने देखा कनाडा के अंदर जो अटेम्प्ट किया हरदीप सिंह के हवाले से पुन्नू को मारने की कोशिश की, अमेरिकन सिटीजन को। और इसके साथ साथ यूके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पाइनेज एक्टिविटी, कतर का मामला है, पाकिस्तान में उन्होंने 11 से 13 कश्मीरी लीडरशिप को टारगेट किया है। तो दोनों के अंदर मुमासलत नजर आ रही है और दोनों पे अब सवालिया निशान है। जो मैं अक्सर 2 सालों से मीडिया पे कह रहा था कि इस वक्त दुनिया के अमन और स्टेबिलिटी को और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को अगर खतरा है तो वो रोग बिहेवियर है इजराइल का और भारत का, और दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इजराइल से नेतन्याहू से भी ट्रंप अब डिस्टेंस अख्तियार कर रहे हैं और मोदी से भी इस वक्त उन्होंने डिस्टेंस अख्तियार कर लिया। अच्छा, इस वक्त बताइएगा मुनव्वर साहब कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो आलमी फोरम पे जो है वो फोरम से जो है उठाया जा रहा है, वो किस हद तक उसको पजीराई मिल रही है? देखें, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान में। इस वक्त दुनिया इस बात की मुतहमिल नहीं है कि वो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान में जंग को अफोर्ड करे। और जैसे ही कमांड एंड कंट्रोल की मीटिंग होती है या खास लेडर से ज्यादा एस्केलेट होने की तरफ इशारा मिलता है क्राइसिस, तो आपने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड या रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स दुनिया के वो इसमें इंटरवीन करते हैं और एस्केलेशन को डी एस्केलेट करने की बात करते हैं। जिस तरह इस दफा भी हुआ कि मोदी साहब की रिक्वेस्ट पे ही सही लेकिन अमेरिका ने इंटरवीन किया। उससे पहले रशिया ने, चाइना ने, टर्की ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने, सबने कोशिश की कि किसी तरीके से डी एस्केलेट, और बरतानिया ने तो खामोशी के साथ बड़ा अहम इसमें किरदार भी अदा किया। अच्छा, बिलावल साहब के किरदार को कैसा देख रहे हैं मुनव्वर साहब आप? किसको? बिलावल साहब के किरदार को कैसा देख रहे हैं जो कि आलमी फोरम पे जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? जी बहुत जबरदस्त, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जिस वक्त क्राइसिस था उस दौरान भी देखें तो वो छाए हुए थे, और जिस अंदाज से, जिस आर्टिकुलेटेड वे के साथ वो नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, और वो नैरेटिव ले रहे हैं जो वेस्टर्न माइंडसेट के मुताबिक है, जो जमहूरियत की बात करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, पीसफुल तरीके से जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं, जहां पे बैनुल अक़वामी इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आया करते हैं कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी करारदादें, आप इस मसले को रिजॉल्व करें। बहुत जबरदस्त इस वक्त किरदार है। और हमारा डेलीगेशन इतना तो नहीं है जितना इंडिया का था, वो तो कोई 59 मंदूबीन पे 33 ममालिक को उन्होंने हिट किया। हमने स्ट्रैटेजिक प्लेस पर और 7-8 मेंबर्स के साथ जो हिट किया है, मेरा ख्याल है वो बहुत इफेक्टिव, और आने वाले दिनों में आप इसके असरात देखेंगे। सर, हमें ज्वाइन किया है ज्ञानचंद साहब ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी यही कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो इस वक्त आलमी बरादरी में कश्मीर और फ़लस्तीन का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि उस तरीके से जहाँ पे कश्मीर में जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसी तरीके से फ़लस्तीन में भी नाइंसाफ़ियों का सिलसिला इसराइल की तरफ से जारी है। क्या कहेंगे ज्ञान साहब बिलावल साहब के किरदार के हवाले से कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और आलमी मुद्दा
जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मामले खास तौर पे? जी ज्ञान हेलो। जी ज्ञान साहब जी। मैंने क्वेश्चन नहीं सुना आपका, आवाज कट कट का। मैं कह रहा था ज्ञान साहब, जो बिलावल साहब का किरदार है और एक अहम कर इशू दिया। को उन्होंने उजागर किया है कश्मीर के मामले पे और खास तौर पे फलस्तीन के मामले पर भी, तो बिलावल साहब के किरदार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे जो समझ में आया कि बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, इनका एक कंसिस्टेंट जो मौकफ रहा है, कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान के बाकी इश्यूज हो, पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की खुशहाली पे पीपुल्स पार्टी का डे वन से जो स्टैंड रहा है वो शायद किसी का रहा हो। यही वजह है कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे वर्कर्स ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर भी ना पाकिस्तान को गिरने दिया है, ना हमारी डेमोक्रेसी को गिरने दिया है। तो अभी अभी जब बिलावल भुट्टो के कांधों पे ये जिम्मेदारी है, तो बिलावल भुट्टो बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसी कमिटमेंट से निभा रहे हैं जिसका जो कमिटमेंट जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने की। तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा फैसला था कि उन्होंने ये जिम्मेदारी भुट्टो पे दी और भुट्टो हमेशा पाकिस्तान को आगे लेके गए। तो इस दफा भी भुट्टो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। इंडिया को, मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, कश्मीर इशू हो या दहशतगर्दी का इशू हो या इवन हमारे इंटरनल दहशतगर्दी के इशू हो या इकोनॉमी के इशू हो, वो सिर्फ एक फर्द है जनाब जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो, जो उसको बखूबी निभा सकता है। तो इस वक्त में भी उसकी जितनी जरूरत थी तो वो मैदान पे है और जिस तरह से वो बुशरफ गुजरात को फेस कर रहा है, वहां के आरएसएस को फेस कर रहा है, वहां के जो शिवसेना है उसको दुनिया में आया कर रहा है, इस तरह से शायद किसी ने नहीं किया है। अच्छा, जो आलमी सरगर्मी है उसमें पाकिस्तान को सफारती और सियासी महाज पर इससे क्या फायदा मिल सकता है और अमेरिका का कितना ताउन हासिल हो सकता है खासतौर पे कश्मीर के मामले पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साजिशी किरदार की जो है वो पेशकश की है। तरफ से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं कहता चलूं कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में भी आप देखा होगा, पॉलिटिकल मामलात में, कि हमने अपनी अना को नहीं देखा। चैलेंज आया कि अपने मुखालफिन से बैठकर भी पाकिस्तान की मफाद के खातिर इस मुल्क को आगे ले चलो, तो हमने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनवाकर खुद जो है गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उनको गिरने भी नहीं दिया। ठीक, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ज्ञान साहब। मैं मुनव्वर साहब के पास आऊंगा। मुनव्वर साहब फरमा दीजिएगा, जैसे मैंने सवाल किया था ज्ञान साहब से, ज्ञान साहब को शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं गई, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तरफ अमेरिका ने भी कश्मीर के मुद्दे पे साजिशी के किरदार अदा करने की पेशकश की है, तो पाकिस्तान उसकी तरफ कब जाएगा? और आलमी जो है वो बरादरी में आवाज़ तो उठा रहा है और भारत और इसराइल का जो मकरू चेहरा है वो वाज़ेह कर रहा है, मगर सालसी के किरदार के लिए कब अमेरिका को जो है वो बीच पे डालने की कोशिश करेंगे और डाला जाएगा इस कश्मीर के इशू के लिए? शाहरुख, बहुत अहम सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं दो कमेंट्स देना चाहूंगा। एक तो अगर आप कंपेयर करें ना बिलावल भुट्टो जरदारी को शशि थरूर के साथ, तो शशि थरूर को एक्सपोजर था वेस्टर्न वर्ल्ड का, वहां की एजुकेशन है, अंग्रेजी सही बोल लेते हैं, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उन्होंने काफी अर्सा काम किया है, तो उनकी एक लीगेसी अपनी मौजूद है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्ट को अच्छा समझते हैं, अंग्रेजी के ऊपर कमांड है, उसकी जो डेलिकेसी है उसको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, और उनके साथ एक लीगेसी है जुल्फकार अली भुट्टो की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की,
जिसकी वजह से दुनिया उनको अच्छा जानती है। तो ये एक अच्छा फैसला था। दूसरा, पाकिस्तान को आपने ज्ञान साहब से पूछा पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। पाकिस्तान को सफारतकारी से पहले ही बहुत फायदा हो चुका है। ये सारे एपिसोड के बाद अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक से हमने मांगे थे $20 बिलियन, उन्होंने $40 बिलियन के दरवाजे हमारे लिए खोल लिए 10 सालों में। दूसरा, रूस जो कि भारत का ट्रेडिशनल इत्तेहादी है, उसने $2.6 बिलियन की डील की है पाकिस्तान के साथ। आ जाइए, आपने सदर ट्रंप का पूछा। सदर ट्रंप ने जो WLF की जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ, उसकी उन्होंने अप्रूवल दे दी है, हिमायत कर दी है। आज़रबाईजान को देखिए, मजमूई तौर पर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और उन्होंने इस सारे एपिसोड जो क्राइसिस था भारत के साथ, इससे पहले JF थंडर ब्लॉक 3 के 16 ऑर्डर्स दिए थे, अब वो 40 पे चले गए। ईरान आपको ऑफर दे रहा है कि $10 बिलियन की ट्रेड हम मजीद बढ़ा सकते हैं। फिर चाइना ने आपको इज्जत दी है, जो उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन बनाई है, जिसका इफ्तिताह वहां पे हुआ है। उनके बड़ा अच्छा उनका शेयर जो बरतानिया से उन्होंने लिया, वहां पे उसका इफ्तिताह हुआ और पाकिस्तान उसमें हम नवा है। फिर कोयत ने कई सालों से जो अपने बॉर्डर्स थे पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए जो बंद पड़े थे, और इंडिया ने उन्हें कन्विंस किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएं, उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात मामूल पे आ रहे हैं, और बातचीत के जरिए जो BLA और TTP की कार्रवाइयां हैं उस पर कदगन लग रही है, और TTP के हमलों को हराम करार दे दिया गया है। तुर्किया फिर मल्टी बिलियन जो EVs प्रोजेक्ट हैं उसके पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है। फिर दुनिया में कई ऐसे पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप चाहते हैं पाकिस्तान के JVs के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो नतीजा ये कि भारत की जो कोशिश थी सफारती तौर पे पाकिस्तान को तनहा करने की और माशी तौर पे कमजोर करने की, वो आपको नाकाम नजर आती है। अब आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखें, ये पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि कश्मीर का इशू उभर के सामने आया है, और पहली मर्तबा इस जोरों शोर के साथ पावरफुल नेशन का प्रेसिडेंट कहता है कि ये कश्मीर का मुद्दा है जिसकी वजह से इनके दरमियान में काफी अरसे से जंग और चपकलिश चलती रहती है, तो इसको बातचीत के जरिए से हम हल करेंगे। अब मसला यह है कि इंडिया बाय करेगा टाइम, भारत कोशिश करेगा जैसे 1962 में उसने टाइम को बाय करने की कोशिश की। अब हमारा काम है, हमें बजाय ये कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, कभी फॉरेन मिनिस्टर मिल रहा है, कभी फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं, इस बातचीत पे हमें यकीन नहीं रखना चाहिए। हमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्वॉल्व करके और दूसरी पर्सनैलिटीज को इन्वॉल्व करके कश्मीर के मुद्दे का वंस फॉर ऑल इसका जो है मसले को हल करना होगा। और सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं होगा टेबल पे, पानी का सिंतास मुआहदा का भी होगा, ग्लेशियर्स का भी मसला होगा, सरकरी का भी मसला होगा। तो कंप्रीहेंसिव एक डायलॉग होगा और इन मसाइल का हल होगा, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस वक्त वीक पोजीशन पे है, दुनिया उसकी सफारतकारी, उसके नैरेटिव, उसके बयानिए को तस्लीम नहीं कर रही। तो अब हमें प्रोएक्टिवली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर इस मसले को फौरन हल करना होगा, इससे पहले कि इंडिया फिर कोशिश करे कि टाइम बाय करे। और क्या समझ रहे हैं कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का टेन्योर है उसमें हल होता हुआ नजर आ रहा है, या मजीद इसमें जो है वो खदशात बढ़ेंगे और कशीदगी बढ़ने के बाद ये फिर माजी की तरह जो है वो सिर्फ बातों से ही ये मसले के जो है वो कोशिश करेंगे कि हल हो जाए? नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद है। उसकी वजह यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो अनकन्वेंशनल है और वो नॉन ट्रेडिशनल है। आपने देखा कि उनके जो बिजनेस पार्टनर है विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने उनके जरिए से हमास से बातचीत करके अपना कैदी छुड़वाया, और फिर उन्होंने रशिया के साथ बात की, ईरान के साथ बात की, और फिर हत्ता के यमन के साथ बात करके कि आप हम पे हमला न करें और हम आप पे हमला नहीं करेंगे, अपने मफादात का ख्याल करते हैं। तो वो एक ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स और जो प्रोसीजर है जो कि लंबा टाइम लेता है उस पर यकीन नहीं रखते। वो चाहते हैं फौरन रिजल्ट आए, और वो उसकी एक वजह तो उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के केस में उन्होंने बारहा गिनवाया है कि देखें ये न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी और मैंने रुकवाया, और मैंने दोनों ममालिक को कहा आओ तजारत करते हैं, जंग की तरफ न जाएं, और जो जंग की तरफ जाएगा उससे मैं तजारत नहीं करूंगा। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में गिनवा रहे हैं, बिकॉज इलेक्शंस के दौरान उनका नारा था कि मैं जंगे रुकवाऊंगा। अब रशिया यूक्रेन के केस में उनको वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन ईरान के साथ भी डील करने का मकसद ये है, और कहा जा रहा है कि उनकी जो 2 शराइत थी कि 0% होगी यूरेनियम एनरिचमेंट
और मुकम्मल तौर पे डिसमेंटलिंग होगी लैब्स की, न्यूक्लियर लैब्स की, वो दोनों डिमांड से वो पीछे हट गए हैं। और ये अगर यही बात है तो ये कामयाब हो जाएंगे नेगोशिएशंस में, जिसमें पाकिस्तान ने भी ईरान की हिमायत की कि पीसफुल पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी हम ईरान की हिमायत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ट्रंप बता सकेंगे कि देखें मैंने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वॉर को रोका, इधर ईरान के साथ भी पीसफुल मैंने नेगोशिएशन करके ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया है, और असल मसला कश्मीर का है उसको रिजॉल्व करके भी मैंने दोनों ममालिक के दरमियान में हमेशा के लिए उस कांटे को निकाल दिया जिसके बायस बार बार दोनों के दरमियान में जंग होती है। तो ये अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और अपने सियासी मफाद और अपने स्टेचर और अपने तासुर को मस्बत और बेहतर दिखाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे जाएंगे। लेकिन अगेन आई वुड से कि इनिशिएटिव हमने लेना है, बिकॉज कश्मीरियों का, मुसलमानों का पेन हमें है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। ये ना हो कि वो कहें कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात हो जाए। तो हमें थोड़ा इसमें एक्टिव होना होगा, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो हमने डेलीगेशन भेजा है और दुनिया को हम कन्विंस कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, आपने अपना तज़किया पेश किया, जबकि ज्ञानचंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान की आलमी सतह पर मुतहरिक खारजा पॉलिसी नए रास्ते बना रही है। बिलावल भुट्टो का जारहाना और बराह रास्त एक नई हिकमत अमली की जो है वो कमसाजी करता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में की गई बातें और आलमी ज़मीर को जगाने की कोशिशें सिर्फ इस वक्त कारगर हो सकती हैं जब उनके साथ दाखिली इस्तेहकाम और मौसर सफारती फॉलोअप हो और आलमी दुनिया में पाकिस्तान की जगह मजबूत हो। यही आज की सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।